तो ये सबसे बड़ी गलती थी। तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाए पहले तो खुद के बारे में सोचें। ये नेगेटिव्स को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज थी मैं उसको फॉलो करता। उस पे आपको फुल्ली बिलीव रखना है। तो अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि हाँ आप टॉप 3 टॉप 5 में भी आ सकते हो। सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी में सब गलती क्या करता है, इवन मैंने खुद ने ये गलती करी थी। तो मुझे जब भी एंजाइटी होती थी मैं अपने मदर फादर को और जो मेरी मासी है मैं उनको कॉल करता था। दे आर द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ माई लाइफ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ एक जबरदस्त रैंकर्स जिनका आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है और ये आंकड़ा क्रिकेट में बहुत ही फेमस रहता है कि इस रैंक तक या इतने स्कोर तक पहुंचता है आईपीएल में तो 100% एक बहुत ही बड़ी रैंक मानी जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नीरज केसवानी जी को। थैंक यू सो मच सर। इस समय एक बहुत बड़ा आंकड़ा ऑल इंडिया रैंक 48 जो कि सबसे प्रचलित आंकड़ा है वो आपने हासिल किया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू गेट सच एन रैंक, एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू स्टैंड राइट टू सिट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। ऐसे स्टार जो होते हैं वो सच में एक मेहनत करते हैं और वो मेहनत इनके चेहरे पे दिखती है कि कितने मेहनती हैं और वो उस मेहनत का परिणाम आप सबके सामने है। तो आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा कि संघर्ष में किसका रोल रहा है, कैसे आपने मेहनत की है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ तक लाने में आपको मदद की। सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Hi everyone, myself Neeraj Keswani, and I basically belong from Ajmer, Rajasthan. I have completed my BSc Nursing from Mittal College of Nursing, and I have graduated in the year of 2024. ओके, मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर से आप पास आउट हैं और 2024 में आपने पास आउट कर लिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो 2024 से लेके 2026 अभी चल रहा है 2 साल का गैप रहा है, उसके बीच क्या संघर्ष जानना चाहता हूँ कि उसके बीच आपने 2 साल में क्या किया। सर 2024 से जैसे जैसे हम पास आउट हुए, 1 महीने बाद मैं हमारे अजमेर में हॉस्पिटल है जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैंने वो ज्वाइन किया था। इसी बीच में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट जो था नॉर्सेट 8 वो दिया, बट उस समय मेरी रैंक थोड़ी पीछे थी, सो आई कुडंट गॉट एनी एम्स। आफ्टर दैट आई गॉट टू नो अबाउट टीएनसी फ्रॉम वन ऑफ माई कलीग्स। उनका नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, उनका नाम है स्नेलता सिस्टर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा, थ्योरी पे आपकी कमांड है, बट एक प्रैक्टिस होती है। क्योंकि नॉर्सेट 8 में मैंने खुद को एनालाइज किया कि मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हो रहे हैं। जिस क्वेश्चन में मुझे कॉन्फिडेंस था वो क्वेश्चन भी मेरा नेगेटिव हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये नेगेटिव्स को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो उन्होंने फिर टीएनसी सजेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी अपनी ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन टाइम उन्होंने भी टीएनसी ही खुद पढ़ी थी। तो उनका भी जैसे पहले एनएचएम में सिलेक्शन हुआ था और फिर बाद में उनका निगलेरेंस शिलोंग में सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने मेरे को ये सारे एडवाइस दी। सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके नीरज की तरफ से भी मैं स्नेलता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जैसे सीनियर की वजह से आज नीरज को गाइडेंस मिला और अब नीरज भी आपको देख के बहुत सारे बच्चों को गाइड करेगा। तो स्नेलता मैम को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे नॉर्सेट 8 आपका सफल नहीं रहा, फिर नॉर्सेट 9 आपने दिया, तो नॉर्सेट 9 की क्या कहानी रही? सर मैंने एनालाइज कर लिया कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स है। मैं रोज जैसे टेस्ट में देता था, थ्योरी का मेरा एक सोर्स था उस समय कि जो मेरी रेफरेंस बुक्स और जो मेरी टेक्स्ट बुक्स है ड्यूरिंग माई नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन, थ्योरी का मेरा वो सोर्स था। एंड एमसीक्यूज में साथ के साथ प्रैक्टिस करता था, कभी गलत भी होते थे। एंड इवन ऐसा भी हुआ कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज में मेरे बहुत बहुत ज्यादा पीछे रैंक है, 10,000 12,000 जब रैंक आता था तो मैं खुद शौक करता था कि क्या होगा। उस समय फिर स्नेहा सिस्टर ही थी, वो मेरे को समझाते कि कोई बात नहीं, अभी पीछे आ रहा है ना, धीरे धीरे रेगुलर टेस्ट तो इम्प्रूव हो जाएगा। आपको थ्योरी पे कमांड है, मेन है आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आएगा कि हाँ आप टॉप 3 टॉप 5 में भी आ सकते हो टीएनसी की टेस्ट से। क्योंकि इतने सारे बच्चे देते हैं, वो आप वहां से आप अपना एनालाइज कर रहे हो, प्लस क्वेश्चन जो होते हैं। क्योंकि आप अगर एक क्वेश्चन करते हो उसके पीछे 3 हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं।
वो 3 हिडन कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आपको पकड़ने हैं। वेरी अगर गुड। आपने वो कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए, तो ऐसे डेली करके आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज मैंने पढ़ा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें अगर मैंने पढ़ा उत्सव फिनोमिना के बारे में, तो उत्सव फिनोमिना के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन में मुझे एक नई चीज और पता पड़ेगी कि हाँ, उत्सव फिनोमिना हाई टेम्परेचर से तो होता ही है, बट और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनसे उत्सव फिनोमिना और हो सकता है। तो ऐसे करके अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, वो मैंने सीखा है यहाँ से। बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को बताई है और वो सच में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भले ही आप कितने टैलेंट हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ ए आर्ट, एक कला है। इस कला को सीखना ज़रूरी है। अगर आप इस आर्ट को नहीं सीख पाएंगे तो शायद ही नॉर्सेट में रैंक को हासिल करेंगे। और आपने इसको पकड़ा कि भाई ये मेरी कला में कमी है, इस कला को मुझे सीखना चाहिए, और उसके लिए आपने टीएनसी के साथ लगातार मेहनत किया और आज ये इतना बड़ा रैंक को हासिल किए। अब मैं थोड़ा सा उन बच्चों के क्वेश्चंस लेना चाहता हूं जो इस समय कहीं ना कहीं एक फेलियर को झेल रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले नॉर्सेट में झेला था। वो अब बच्चे आपसे जानना चाह रहे हैं कि यार हम अपना समय नहीं दे पा रहे या हम हमारी कमियों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, तो नीरज से वो हेल्प चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि जो माइनस मार्किंग होती है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, उसको कैसे सही करें। सर, माइनस मार्किंग का यही सीन है कि सबसे पहले तो आप जिस कॉन्फिडेंस में फुल्ली कॉन्फिडेंट है, जिस भी क्वेश्चन में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है, ये मैंने मल्टीपल रेफरेंस बुक से भी देखा है और ये मेरे टेक्स्ट बुक में ही लिखा है, तो ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 50-50% का, या इसमें मैं थोड़ा बहुत श्योर हूँ, तुक्का लगा लेते हैं, वो सीन वहां पे करना ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका रैंक हंड्रेड्स में पीछे चला जाता है। ये मैंने खुद ने नॉर्सेट 8 में एक्सपीरियंस किया था, तो नॉर्सेट 9 में मैंने फिर ये गलती सुधार ली कि एक एक क्वेश्चन वहां पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहां पे आपको कोई यूनिवर्सिटी पेपर नहीं दे रहे कि आपको थोड़े बहुत अटेम्प्टिंग के नंबर मिल जाएंगे, वहां पे सीधा नेगेटिव में जाते हैं वो क्वेश्चन। तो जिस भी क्वेश्चन में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। मेन होता है, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन इतने में अटेम्प्ट करके आया, मैं 150 अटेम्प्ट करके आया, 155 अटेम्प्ट करके आया, पर आपको वो चीज सुननी चाहिए जो कह रहा है कि मैं इतने छोड़ के आया। आप उससे बात करिए कि मैं इतने छोड़ के आया, वो आपको बताएं कि वो इतने छोड़ के आए तो क्यों छोड़ के आए। ये आपको उनसे जानने को मिलेगा। ज्यादा अटेम्प्ट करना, मैं नहीं मानता कि ज्यादा अटेम्प्ट करना ये कोई हीरोइक आर्ट है। ऑब्वियसली आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। ऐसे कई लोग हैं जो 155 156 भी अटेम्प्ट करके आते हैं और उनकी एक्यूरेसी इतनी शार्प होती है कि सिर्फ 2 से 3 नेगेटिव जाते हैं। मैं उन लोगों के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा भी श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसको छोड़ना ही बेस्ट रहेगा वहां पे। बिल्कुल ज़्यादा अटेम्प्टिंग उनको होती है जिनको डर नहीं है, रिस्क लेने में उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, तो वो लोग इतना ज़्यादा अटेम्प्टिंग कर लें। लेकिन बाकी जो लोग फ्रेशर्स हैं या रिपीटेटर्स हैं जिनकी नौकरी नहीं है, उनको हर एक एग्ज़ाम को एनालाइज करके देना चाहिए कि कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ पे स्किप करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एक्यूरेसी पे, और सबसे बड़ी होती है एक्यूरेसी को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो माइनस मार्किंग धीरे 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 कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने जाना है कि आपने 9 के अंदर एम्स बठिंडा आपने हासिल कर लिया, अब 9 से 10 की बारी जी थी, सर। तो 9 से 10 में क्या आपने आप में ऐसा मॉडिफिकेशंस किया कि मुझे अब इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनानी है या मुझे एक बड़ी रैंक लाके दिखानी है, क्या ऐसा क्या आपने। सर, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे एक बड़ी रैंक लानी है। एंड इवन मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मेरी 2 डिजिट्स में रैंक आ जाएगी। एक्चुअली जब हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई जनवरी में एम्स बठिंडा में, तो नॉर्सेट का पेपर जस्ट मई में आने ही वाला था। तो मेरा था कि हाँ, कोई घर के नियर बाय एम्स, जैसे एम्स जोधपुर मिल जाए, क्योंकि उस समय एम्स सीट्स अनाउंस हुई नहीं थी कि कौन से एम्स में सीट आनी है, कौन से एम्स में सीट नहीं आनी। सो फॉर दैट ओनली मैंने अपनी प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करी। इसके लिए फिर मैंने थ्योरी के लिए, क्योंकि कम टाइम था, आप रेफरेंस बुक्स को वापस पढ़ते तो थोड़ा सा वो टाइम कंस्ट्रेंट भी आ जाता है, इसलिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरा ज्वाइन किया, जिससे मैंने अपनी थ्योरी को वापस रिवाइज किया। उसको थ्योरी को रिवाइज करने के बाद साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैं कंटिन्यूसली करता था। एंड फिर जब मई में आया, तो फिर नॉर्थ में ये रैंक आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियाँ की हैं, आपके हिसाब से, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी
एक बहुत बड़ा मैटर करती है। नर्सिंग के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व की है कि कंसिस्टेंट बच्चा नहीं रह पाता, 3 दिन एग्जाम देता है, चौथे दिन फिर भूल जाता है, फिर 5वें दिन वापस से जग के आता है। तो कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है और आपने किस प्रकार की बना के रखी? सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी में सब गलतियां करते हैं, इवन मैंने खुद ने ही गलती करी थी कि सबसे पहले तो हाँ, एक दिन बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड हो तो उस दिन तो आप 15-16 घंटे पढ़ लोगे। अगले दिन वापस किया मैंने, पिछले दिन 15 घंटे पढ़ लिया, अब चलो अपन थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर वो रेस्टिंग जो साइकिल्स है आपकी वो और ज्यादा लॉन्ग होती जाती है एंड अल्टीमेटली फिर आपका जो पेस ऑफ स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भले आप शॉर्ट स्पर्ट्स में पढ़ें, दिन का 2-3 घंटे बस इनफ है कि हाँ मैंने 1-1.5 घंटा थ्योरी पढ़ी, 1-1.5 घंटा मैंने एमसीक्यू किया, उसके बाद मैंने अपना अदर कोई भी काम कर लिया। अगर ये साइकिल कंटिन्यूअसली कोई 5 to 6 मंथ तक फॉलो कर रहा है तो ना ही तो उसमें बोरियत आएगी, ना ही कोई लेजीनेस आएगी एंड अल्टीमेटली अपने गोल तक सब पहुंच ही जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि भले ही आप कम पढ़ें, कम टाइम दें, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ आपने यहाँ पे आज शेयर कर दी, बहुत अच्छी बातें बताई। एक चीज़ और बच्चों का सवाल है कि सर नीरज से पूछा जाए कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही, कितने गलत, और मेंस का क्या स्टेटस रहा, वो भी बताएं। सर प्रीलिम्स में मैंने टोटल 85 अटेम्प्ट करके आया था मैं क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। 85 में से मेरे 8 क्वेश्चंस नेगेटिव में थे। मेंस में मैं 145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया था, जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। अब बिल्कुल अगर मैं ये बात बोलूं सारे बच्चों को कि नेगेटिव मार्क के जो होता है ना, नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अगर और बहुत बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है तो वो नीरज है। नीरज ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, इतनी अच्छी मजबूत पकड़ बना ली और इतनी अच्छी एक्यूरेसी बना ली कि वहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतने तो गलत होने उनसे भी कम 8 और 12 बहुत अच्छी बात है। सबसे मैं अगर आपकी इस रैंक में सबसे बड़ा रोल समझूं तो वो नेगेटिव माइनस मार्किंग को आपने पकड़ा। और एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि क्वेश्चन सॉल्विंग एक आर्ट है, कला है, उसको आपने पकड़ मजबूत बना ली और वही आज आपको एक रैंकर्स के रूप में लेके आई है। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है और एंजाइटी के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर देता है और लास्ट के जो 1 महीना 1 मंथ है या 20 डेज है उनको मैनेज नहीं कर पाता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और प्लस आपने जो 20 डेज थे लास्ट के 1 महीना जो उसको कैसे मैनेज किया? सबसे पहले सर रिगार्डिंग एंजाइटी, तो मुझे जब भी एंजाइटी होती थी मैं अपने मदर फादर को और जो मेरी मासी है मैं उनको कॉल करता था। दे आर द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ माई लाइफ। जब भी मेरे को एंजाइटी हुई, अब लगता है कि नहीं अब तो बस गिव अप कर देते हैं या अब नहीं हो पा रहा, इतना अपन पढ़ रहे हैं क्या होगा। इवन जो पेपर का लेवल होता है कभी कभी बहुत ज्यादा आता है कि मॉडरेट टू हाई आ जाता है, तो अपन सोचते हैं कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तब मैं अपने मदर फादर और अपनी मासी से बात करता था, वो मुझे मोटिवेट करते थे। और यही है मोटिवेशन। जैसे एक बहुत अच्छी किसी ने बात कही है कि जैसे आप रोज नहाते हो वैसे ही रोज के रोज आपको मोटिवेशन भी चाहिए, और वो भी आपका सेल्फ मोटिवेशन और जो जो आपके सपोर्टिंग फैक्टर्स है जैसे कि आपके मदर फादर, आपके टीचर्स, आपके वेल विशर्स, उनके थ्रू आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन चाहिए। वो भी हमेशा डेली। कि अगर ये मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखता कि आपको है ना एक बार ही कोई मोटिवेट कर दे फिर आपको लाइफ टाइम मोटिवेटेड ही रहना है। ये आप रोज के रोज कोई अगर मोटिवेट करने वाला हो, और अगर कोई नहीं भी हो तो एक इंटरनल मोटिवेशन कि हाँ एम्स में मेरे को जाने को मिलेगा, वहां पे इतने नॉलेजेबल डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, उनके बीच मुझे बैठने को मिलेगा। यहाँ पे जो इन सर्विस एजुकेशन होती है मैं कितनी और नई चीजें जान सकता हूँ, मैं कितनी और नई टेक्नोलॉजी में खुद को एडवांस कर सकता हूँ, ये सब आपको जानने को मिलेगा। वो एक इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो इससे आप एंजाइटी कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात। मुझे आज इस इंटरव्यू में मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं सच में चाहूँ तो दिन भर में ये सारे क्वेश्चंस आपसे लूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आज आप बोल रहे हैं और ये एक्सपीरियंस का कमाल है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन बताई और ये हमें हर बच्चे को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो नीरज से इस बात से सीख सकता है
कि मोटिवेशन की ज़रूरत डेली होती है। जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं और वैसे के वैसे ये सारी कहानी है, ये डेली रूटीन का एक पार्ट है मोटिवेशन। इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन आपका वेल विशर है। जिसकी मदर, फादर और मासी जी ने आपको बहुत अच्छी से गाइडेंस किया। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सबसे पहले मदर, फादर तो थैंकफुल बनते ही बनते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट काम जिसको आप मानते हैं मौसी जी को, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी मौसी हर किसी को मिले जिससे आज यहाँ पे एक अच्छे रैंकर्स के रूप में निकलें। और वो जब आपके सिर का इंटरव्यू देखेंगे तो मैं उनको दिल से सैल्यूट और दिल से प्रणाम कहना चाहता हूं कि आप ही की वजह से आज आपका जो भांजा है वो बहुत ही जबरदस्त रैंक लेके आया। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मौसी जी को। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस। एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं पेपर देख के डगमगा जाता है। भले ही उसकी तैयारी कितनी अच्छी हो, भले ही कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, लेकिन वो डर जाता है। तो उस डर को कैसे कंट्रोल करें और आपने कैसा फील किया उस समय? सर मेरे साथ हुआ था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नॉर्सेट 8 का। मैं पेपर देख के नहीं, मैं आसपास वाले लोगों को देख के डगमगा गया कि मेंस देने इतने, जो मेंस तक पहुंचे हैं वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कितने ज्यादा जीनियस होंगे। मैं इनके सामने कैसा परफॉर्म करूंगा, मैं अंडर परफॉर्म तो नहीं कर लूंगा। पेपर आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं सोच रहा था। तो वो जो साथ वालों को देख के आप मोटिवेट नहीं, आप डीमोटिवेट हो गए। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। तो जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाए पहले तो खुद के बारे में सोचें कि हाँ आज मेरा पेपर है एंड मेरा आज बेस्ट डे है, मैं अपना अच्छा ही दूंगा। दूसरे का पेपर कैसा होगा, दूसरों का अच्छा होगा नहीं होगा, आपने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है कि मैं इतनी प्रिपरेशन करके आया हूँ, मैं यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करूंगा और मेरा पेपर अच्छा होगा। और अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो अपने वेल विशर से जरूर बात करें। वो आपको अच्छी गाइडेंस और अच्छा एक मोटिवेशन देंगे, क्योंकि जैसा ही मैंने बताया मोटिवेशन डेली रिक्वायर्ड होता है। मैंने अभी तक जो भी मैं नॉर्सेट देने गया हूँ उससे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी मासी को, अब जो जिनका मैं बताया स्नेहा था, उनको जरूर कॉल किया है, क्योंकि वही मेरे को बता रहे कि नहीं आपको कैसे पेपर देना है, अंदर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि सर घबराहट आ ही जाती है जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो। घबराहट आना इज अ नेचुरल फीलिंग, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जब आपको एक कोई एक्सटर्नल पॉजिटिव स्टिमुलाई से आप एक्सपोज होते हो तो दैट इज एन अमेजिंग फीलिंग, और वो आपकी सारी एंजाइटी को रिलीव कर देती है। बहुत जबरदस्त बातें, और ये बातें मैं हर बच्चे को दिल को छू जाएगी कि हाँ यार ये गलती हमने भी की थी। इस बार हम डर गए थे पेपर को तो देखने के बाद, पहले ही हम उस भीड़ को देख के डर गए थे। वो भीड़, जो बच्चा ये बोल रहा था कि मैं तो सबसे टॉप करूंगा, वो अभी बाहर बैठा होगा, लेकिन वो उसके इतने कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरों का कॉन्फिडेंस देख के स्टूडेंट का खुद का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ये सबसे अच्छी बात है। आपको एग्जाम के दिन सबसे बेस्ट बंदा आप ही को मान के जानना है कि भाई मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा करने वाला हूँ। और उस समय जो हम लोग एक सीक्रेट वेबिनार करते हैं, हमेशा एग्जाम से पहले एक वेबिनार लेके आते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये टॉपर्स का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। लास्ट में मैं 2 सवाल आपसे और एक जानना चाहता हूँ। एक सवाल उन बच्चों का जो बच्चा इस समय फेलियर मोड में है और वो ये बोलना चाहता है कि नीरज सर आप एक चीज़ बता दीजिए, मेरा प्री तो निकल जाता है लेकिन मेंस में हर बार रह जाता हूँ, मैं मेंस की रैंक तक लेके नहीं आता हूँ, जैसा कि आपके साथ घटित हुआ था 8 के अंदर। उन बच्चों को आप एज ए मोटिवेटर या एज ए रैंकर्स क्या कहना चाहेंगे? हाउ टू रीस्टार्ट अगेन, किस प्रकार से रीस्टार्ट करना चाहिए फिर से, और किस प्रकार से वो अच्छे रैंकर्स बन सकते हैं? तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी थ्योरी पे आपको कमांड रखना है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से और ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एमसीक्यू सॉल्विंग तो करनी ही है, क्योंकि उसी से आपको टाइम मैनेजमेंट और वहां पे कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है वो आपको पता लगेगा। क्योंकि कई बार होता है अपन प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस में जाते हैं 160 क्वेश्चंस आपको देखने पड़ते हैं। उसमें कई सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं, कई वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, कई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उनका ये है कि डेली के डेली जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, आप कोई भी टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर रहे हैं। 9 से 10 के टाइम में टेक्स्ट बुक्स फॉलो करता था, एंड 9 से 10 के टाइम मैंने जो प्लान लेके रखा था और टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज थी मैं उसको फॉलो करता। उस पर आपको फुल्ली बिलीव रखना है कि हाँ ये मैंने अच्छे से, ये मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अल्टीमेटली। क्योंकि अगर ईसीजी का क्वेश्चन आएगा तो ईसीजी के क्वेश्चन में हार्ट रेट, पीएसवीटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, उसका मैनेजमेंट, वो सब आपने पढ़ के रखा है।
अब टाइम है उसके एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन आपने पहले ही टेस्ट सीरीज में इससे जुड़े हुए 10-15 क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो आपको वो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इजी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कई बार होता है, जैसे 9 से 10 में मैंने गलती की थी कि पेपर एक सेक्शन पूरा खत्म कर लिया, टाइम बचा है, अब वापस दोबारा रिवाइंड करके उसको रीचेक करेंगे। रीचेक करने का मतलब कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर ऑप्शन देखे, फिर सोचा कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, चलो अपना आंसर चेंज करते हैं। फिर मैं भी घर पे चेक करता था अपने आंसर में, कहता यार ये तो मैंने पहले सही कर दिया था ये आंसर। तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आपने फर्स्ट गो में जो आंसर मार्क किया है वही एब्सोल्युटली राइट है। दूसरी टाइम बस आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, आप में एक सेल्फ डाउट की फीलिंग ला रहा है, तो वो आपको सेल्फ डाउट की फीलिंग उस समय नहीं लानी। आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, बस अब आप बैठ जाइए और दूसरे सेक्शन का खुलने का वेट करिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने गाइडेंस दिया। जो बच्चा इस समय फिर से रिपीटेटर्स है, जिनको हम बोल सकते हैं कि इस बार उसका नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो थ्योरी अच्छे से कर रखा है, तो उनको सबसे बड़ी बात है रिविजन्स आपने मोड़ दिया, और रिविजन के साथ प्रैक्टिस आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, और बिलीवनेस को आपने सबसे ऊपर रखा। मैं सारे बच्चों को इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि टीएनसी ने इस बार हमेशा की तरह एक बार एक और रिवोल्यूशन लेके आए हैं। जो हम लोग टेस्ट सीरीज तो करवा ही रहे, साथ ही साथ हमने उन बच्चों का ध्यान फिर से दिया है कि कोई बच्चा मतलब उनका जब कहीं कंसेप्ट वीक हो जाते हैं, नए नए अपडेट्स नहीं ले पाता है, तो हमने एक हाई हिल्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच को लॉन्च किया है। उस बैच के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि जो बच्चा रिपीटेटर्स है उसको फिर से उस बैच के अंदर जाने की जरूरत है, जिसमें हमें जो बच्चा को छूट रहा है वो हम लोग उस बैच के माध्यम से उस बच्चे को दे पाते हैं, उसका रिवीजन करवा पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही अच्छा सेशंस आपने अटेंड किया। मैं तो चाहता था कि एक लंबा इंटरव्यू और हो जाए, लेकिन समय की मेरे पास पाबंदी है, इसलिए इतना ही ले पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया और आपने बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो बातें सुनकर और आपकी इस गाइडेंस को जानकर हर एक बच्चा कहीं ना कहीं रैंकर्स बनेगा और आपके लिए दिल से दुआएं निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने उस मौसी का नाम जहां जिसको आपने गाइडेंस किया है, साथ ही साथ जो आपकी फ्रेंड रही है, आपकी सीनियर रही है स्नेहलता मैम का नाम, और साथ ही साथ पूरी के पूरी जो आपके गुरुजन हैं जो यहाँ तक लाने में आपको मदद की है, उन सभी गुरुजन का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।